अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। आपको पता है दीदू, कैटी इतनी प्यारी है, दिल करता है मैं उसे ढेर सारा प्यार करती रहूं। नायरा काफ़ी दिनों से इससे कह रही थी इसे एक सेट ला दो। अंशा कल लेकर आई थी, लेकिन इसे नहीं बताया था और इसके सोने के बाद इसके रूम में रख दिया ताकि सुबह इसके चेहरे पर सरप्राइज मिलने पर इसके चेहरे पर आने वाली खुशी को देख सके। वो अपनी बाहें फैलाए खुशी से चहकते हुए बोली, लेकिन मेरी हनी से ज़्यादा प्यारी नहीं है। अंशा ने प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। लाउंज में मौजूद सभी लोग काफ़ी दिलचस्पी से इन दोनों बहनों का प्यार देख रहे थे और शाहरेज तो बस एक तक अपनी बटरफ्लाई को देख रहा था, जिसके आने से ऐसा लग रहा था कि हर तरफ रंग बिखर गए हों। नायरा सफ़ेद रंग का घेरदार फ्रॉक पहने, जिस पर पिंक कलर के रेशम के धागों से गुलाब बने हुए थे, फुल आस्तीन और पिंक कलर का दुपट्टा कंधों पर डाले और गोल्डन कलर के बालों को पुश्त पर बिखेरे, वो शाहरेज खान को वो इस दिन से भी ज़्यादा प्यारी लगी। वह बगैर पलके झपकाए जब तक इसे दिखे गया कि इसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहा। सभी घर वाले इसे इस तरह नायरा को देखने पर समझ गए कि वो लड़की नायरा ही है जिसे शाहरेज ने पसंद किया है। इन्हें इसकी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि नायरा भी इन सबको काफ़ी पसंद आई थी। तभी दीजान ने अंशा को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा, हम यहाँ एक ख़ास मकसद के लिए आए थे। अब आपके घर में कोई बड़ा तो है नहीं, इसलिए हमें आपसे ही बात करनी होगी। जी कहिए, आपको क्या बात करनी है। अंशा अपने मखसूस संजीदा आवाज़ में बोली। प्रीटी गर्ल, आप हमें अपने खूबसूरत मैंशन का दीदार तो करवाओ। गुल ने दीजान के इशारा करने पर नायरा को मुखातिब करते हुए बोली। ओह, ये तो नायरा भूल ही गई। वो होंठों को गोल करते हुए क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली। ऐसा करते हुए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चले, मैं आपको दिखाती हूँ, और हाँ, मैं आपको अपनी कैटी से भी मिलवाऊंगी। ओके, गुल ने साथ चलते हुए कहा। नायरा के जाते ही शाहरेज को लगा कि जैसे हर मंजर वीरान हो गया हो। बेटा, हम अपने पोते शाहरेज के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आए हैं और इसे हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। दीजान की बात सुनकर अंशा को करंट सा लगा। व्हाट? आप ये क्या कह रही हैं? अभी वो छोटी सी बच्ची है। माफ़ कीजिए आंटी, मैंने अभी बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं। वो तो अभी सही तरह से इस दुनिया से मुतारिफ भी नहीं हुई, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो इस दुनिया के तल्ख हकाइक से रोशनास हो। अभी तो वो खुद बच्ची है, वो शादी जैसी जिम्मेदारी क्या निभाएगी। अंशा ने फौरन से इनकार करते हुए कहा। इसकी बातें सुनकर शाहरेज का गुस्से से बुरा हाल हो गया। आज तक इसने जो चाहा इसे हासिल करके ही दम लिया। ये तो फिर इसका इश्क और जुनून थी, इसकी आती जाती सांसों की जमानत थी। मिस अंशा, आपकी ये बोधी सी दलील को मैं नहीं मानता। मुझे बस इतना पता है कि आपकी बहन से मुझे जुनून की हद तक इश्क हो गया है, और मेरे इश्क की ना कोई हद है और ना कोई सरहद। और वो मेरी इसी वक्त हो गई थी जब इन पर मेरी पहली नज़र पड़ी थी, और वो अज़ल से ही मेरे लिए लिख दी गई हैं और अब तक मेरी ही रहेंगी। और मेरा इश्क बेरिया और बेपाक है, इसलिए तो मैंने निकाह जैसा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। वो अपने लहजे में जुनून की आंच लिए गंभीर आवाज़ में बोला। अनिशा को पता नहीं क्यों इसकी आंखों में सच्चाई नजर आई, लेकिन बात इसकी हनी की थी, जिसके लिए वो ऐसे किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी। तभी जवाद साहब अपनी जगह से उठकर इसके पास आए। बेटा, आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। यकीन मानिए, वो हमारे लिए गुल की तरह हैं। इन्हें हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह इसके सर पर हाथ रखते इसे समझाते हुए नर्म आवाज़ में बोले। उन्होंने सर पर हाथ रखा तो अंशा को लगा
जैसे इसके बाबा जान ने हाथ रखा हो। इसकी आंखों में नमी सी चमकी। इसे वो लोग काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन इसका माजी इसे इतनी जल्द किसी पर एतबार करने की इजाज़त नहीं देता था। नायरा मुसलसल गुल से बातें करती इसे पूरा मेंशन दिखा रही थी। अब ये है नायरा प्रिंसेस का रूम, वो खिलखिलाकर बोली। ओह, तो ये एक प्रिंसेस का रूम है, चलो फिर दिखाओ मुझे भी। हाँ, क्यों नहीं, और कैटी भी अंदर है, वो गुल को अंदर लाते हुए बोली। गुल अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे की हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। गुल को रूम काफ़ी पसंद आया। अब आप मेरी कैटी से मिलो। कैटी, ये है मेरी फ्रेंड गुल, चलो जल्दी से इनको हेलो बोलो। म्याओ म्याओ। वाह नायरा, ये तो मुझे हेलो कर रही है, गुल खुश होते हुए बोली। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक इससे खेलती रहीं। अचानक अंशा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। वह इन सब से एक्सक्यूज़ करके कॉल सुनने बाहर आ गई। हाँ जहादात, बोलो क्या बात है। मैम, वो जो नायरा बीबी को फॉलो कर रहे थे, इनके बारे में पता चल गया है। वो किराए के गुंडे हैं, इन्हें ऐसा करने के लिए पैसे मिले थे और जिसने पैसे दिए हैं वो सज्जाद नाम का आदमी है, जो चोरी, डकैती और बहुत से बुरे कामों में मुलव्वस है। और इसका नाम एक कोठे से भी जुड़ा हुआ है, जहां वो लड़कियों को ट्रैप करके भेजता है। जहां दाद की बात सुनकर इसके चेहरे पर गहरी तशवीश नज़र आने लगी, क्योंकि ये सज्जाद नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि नायरा के मामी का भाई था, जिसने नायरा को कोठे पर बेचने की कोशिश की थी। ओके जहादात, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओह हाँ जहादात, तुम इस सज्जाद नामी शख्स के पीछे आदमी लगा दो जिसके पल पल की खबर दे। ओके मैम। अंशा के चेहरे पर गहरी परेशानी छा गई। काफ़ी सोचने के बाद इसने वो फैसला किया जो आम हालात में वो नहीं कर पाती। इसने इस रिश्ते का मस्बत जवाब देने का फैसला किया। इसे ये फैमिली काफ़ी अच्छी लगी थी और शारेज खां को वह पिछले 3 सालों से जानती थी और इसके बारे में कोई काबिल एतराज़ बात भी नहीं सुनी थी इसने। और सबसे बड़ी वजह इस रिश्ते को हाँ करने की थी, वो नायरा की सेफ्टी थी। ऐसा नहीं था कि वह इसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। इसने अपने लिए जो राह चुनी थी, वो नहीं चाहती थी कि इसका असर नायरा की ज़िंदगी पर पड़े। अंदर आते ही इसने इन्हें हाँ में जवाब दे दिया, जिसे सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। और रहा शारेज, तो इसे ऐसे लगा कि मानो इसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। इसकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जाती जहां से नायरा गई थी। तभी गुल नायरा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। नायरा की नज़र जैसे ही शारेज खान पर पड़ी तो इसे काफ़ी हैरानगी हुई। अरे प्रिंस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शारेज को इसके मुंह से अपने बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई कि इसकी बटरफ्लाई इसे याद रखे हुए है। हनी, आप इन्हें जानती हो। यस दीदू, मैंने आपको बताया था ना प्रिंस के बारे में, उन्होंने बैड बॉय से बचाया था मुझे। वो मॉल वाली बात का हवाला देते हुए बोली। थैंक्स मिस्टर शारेज, आपने मेरी बहन की हेल्प की। अगर मैं इन्हें बचाता नहीं तो फिर ये मुझे मिलती कैसे। बेटा, हम चाहते हैं कि आज 3 दिन बाद जुमे के दिन निकाह रख ले। अरे इतनी जल्दी कैसे बेटा, मेरी ज़िंदगी ही कितनी बची है, आज हूँ कल ना रहूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे की खुशी देख लूँ। दी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप। आपको खुदा लंबी उम्र दे। अभी तो आपको बहुत सारा वक्त बिताना है हमारे साथ। और फिर निकाह और रुखसती के बारे में सारी बातें तय करके वो सब चले गए। बाबा, क्या मैंने ठीक किया नायरा के लिए ये फैसला करके। बाबा, मैं नहीं चाहती थी कि इसके साथ कुछ भी गलत हो। मैं जानती हूँ बाबा, इसके बगैर रहना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे रहना होगा बाबा, इसके लिए, इसकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए। बाबा, आप मेरी हनी के लिए दुआ करना कि वो हमेशा खुश रहे, इसकी ज़िंदगी पर कोई गम का साया भी न पड़े। अंशा अपने बाप के फ़ोटो फ्रेम पर हाथ फेरते नम आवाज़ में बोली और फिर फ्रेम को चूमकर उठ गई। अभी इसे नायरा को भी इसके बारे में बताना था। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि नायरा भले ही 19 साल की हो गई थी, लेकिन इसके अंदर बाकी लड़कियों की तरह इन सब बातों की समझ-बूझ नहीं थी, क्योंकि अंशा ने हमेशा इसे एक बच्ची की तरह ही ट्रीट किया था।
آج کل ارشمن ایک کیس کے پیچھے کافی محنت کر رہا تھا، اس لیے وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں جا سکا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہر کام کو پس پشت ڈال کر اپنے جان سے پیارے بھائی اور دوست کی اس خوشی میں ضرور شامل ہوتا، لیکن یہاں بات اس کے فرض کی تھی جس کے سامنے اس کے لیے کوئی بھی رشتہ اور کوئی وجود، یہاں تک کہ اس کی جان بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی جان کو ہمہ وقت اپنے وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سر، وہ پاکستان آ رہا ہے، زمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ زمان، تمہیں پکا یقین ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان شناخت تبدیل کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ اپنی پہچان کو اور رہائش گاہ کو آخری حد تک چھپانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں سر، یہ خبر 100% سچ ہے اور وہ اس ویک کے اندر ہی پاکستان پہنچ جائے گا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو اس بار اس کا ڈی ایس پی ارشمان خان سے سامنا ہوگا، جس کے شکنجے سے بچ پانا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ زمان، تم مجھے اس کی پل پل کی خبر دیتے رہو، اور ہاں، اس کی اس پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہمیں اس کو کچھ ایسا بڑا جھٹکا دینا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس وطن کے رکھوالے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ سر، ایک اور بات پتہ چلی ہے کہ وہ یہاں بہت بڑی ڈیل کے لیے آ رہا ہے، اور سر آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے ڈیل کس چیز کی بارے میں ہوگی۔ اوکے، اب تم جاؤ۔ دوسری طرف انشا کو بھی انفارمیشن مل چکی تھی کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، اور اس خبر نے برسوں سے اس کے اندر جل رہی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ بابا، وہ آ رہا ہے، اور اس بار آپ کی بیٹی کمزور نہیں ہے بابا۔ آپ کی بیٹی نے اس پل کا شدت سے انتظار کیا ہے۔ اب وہ اپنا انتقام لے گی، ایک ایسا انتقام جس سے پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کے ساتھ ایسا کر سکے۔ وہ خیالوں میں اپنے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی، اس لیے وہ اتنی جلدی نائرہ کے نکاح اور رخصتی کے لیے مان گئی تھی تاکہ وہ برسوں پہلے اپنے بابا سے کیے گئے وعدے کو پورا کر سکے۔ 3 دن بعد آج شاہریز خان اور نائرہ کا نکاح تھا۔ انشا نے جب نائرہ کو نکاح کے بارے میں بتایا 3 دن پہلے، ہنی میری جان، میں نے آپ کے بارے میں ایک ڈیسیژن لیا ہے، کیا آپ میری بات مانو گی؟ دیدو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ جو بھی میرے لیے کرتی ہیں وہ بیسٹ ہوتا ہے، آپ جو بھی کہیں گی میں مانوں گی۔ وہ اس کے گلے لگتے پیار سے بولی، ہنی میں نے آپ کی شادی کا فیصلہ کیا ہے اور 3 دن بعد آپ کی شادی ہے۔ دیدو، میری شادی؟ اوہ واو دیدو، کتنا مزہ آئے گا نا، میں پیارے پیارے ڈریس پہنوں گی اور جیولری بھی، وہ جیسے موویز میں برائڈ پہنتی ہے، اور ڈھیر سارے گیسٹ بھی آتے ہیں نا، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے چہکتے گول گول گھومتی مسلسل بول رہی تھی، اور انشا تو سر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں اس نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور یہاں اس کی پیاری ہنی کی معصومیت اور بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، لیکن اس کے چہرے پر یہ معصومیت اسے اور خوبصورت بناتی تھی۔ دیدو، میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی کیٹی کے لیے بہت ساری شاپنگ کروں گی، اور آپ مجھے منع نہیں کریں گی۔ شادی اس کی خود کی تھی اور وہ اپنی کیٹی کی شاپنگ کا سوچ رہی تھی۔ اوکے میری جان، آپ جو چاہے لے لینا اپنی پیاری کیٹی کے لیے۔ دیدو، یو آر دا بیسٹ۔ وہ انشا کے گالوں پر کس کرتے ہوئے باہر بھاگ گئی، کیونکہ ابھی یہ خبر اس نے اپنی کیٹی کو بھی تو دینی تھی۔ سارے گھر والے پچھلے 3 دن سے خان ویلا یعنی شاہریز کے گھر میں ہی موجود تھے۔ پورے ولا کو برقی قیمتوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے ولا کو شاہریز نے اپنی نگرانی میں شہر کے سب سے بڑے ڈیکوریٹر سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اس نے نکاح کا جوڑا اپنی پسند کا لیا تھا، جو فل سفید رنگ کا گاؤن تھا، جس کے بازو فل آستین کے تھے اور ان پر موتیوں کا کام کیا ہوا تھا۔ سب لوگ تیار کھڑے گل کا انتظار کر رہے تھے، جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر دی جان نے کہا، رومیسا بہو، تم یہیں رکو اور گل کو لے کر ساحل کی گاڑی میں آ جانا، کافی وقت لگ رہا ہے اور نیک کام میں دیر کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ دی جان کافی دیر سے شاہریز کی بے چینی محسوس کر رہی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح جلد سے جلد اپنی بٹر فلائی کے پاس اڑ کر پہنچ جائے۔
दी जान की बात सबको ठीक लगी, इसलिए सब चले गए सवाए रुमैसा बेगम और गुल साहिल के। साहिल का तो मुंह ही बन गया था, मतलब कि इसे इस बासी फूल का इंतजार करना पड़ेगा। इस पर भी ये भी दिन आना था। थोड़ी देर बाद तैयार होकर सीढ़ियों से उतरते नजर आई। इस पर नजर पड़ते ही साहिल की निगाहें थम सी गई। इसे लगा वक्त रुक सा गया है। वो यकटक इसे देखे गया। तभी रूमी चाची ने खंकारते हुए इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या हुआ बेटा जानी, कुछ कुछ हो रहा है क्या दिल में? वो शरारती आवाज में बोली। न न नहीं तो। इनकी बात सुनकर साहिल एकदम सटपटाया। गुल चलते हुए इनके पास आई। रूमी, मैं कैसी लग रही हूँ? वह इनके आगे गोल गोल घूमते हुए बोली। तभी साहिल बोल पड़ा। आपकी बारगाह में एक शेर अर्ज है, इरशाद फरमाइए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे कांटों के झाड़, जैसे जहर के पहाड़, जैसे डेंगू बुखार, जैसे बिच्छू के हार, जैसे चुड़ैल का रूप, जैसे नीम का सूप, जैसे दुश्मन ने दी हो कोई बद्दुआ। गुल जो समझी थी शायद वो इसकी खूबसूरती पर कोई अच्छा सा शेर कहेगा, वो इसके शेर पर जल भुन गई। तभी दांत पीसते हुए इसे घूरते हुए बोली। तुझे पीटने को दिल करता है ओ ज़राफ़े, तुझे पीटने को दिल करता है। जो भी मुंह में आए वो तू बकता है साहिल, तेरी आंखों के डेले बड़े बड़े, तू घूरे मुझको खड़े खड़े। साहिल इसके घूरने पर चोट करते हुए बोला। इसकी बात सुनकर गुल कहाँ पीछे रहने वाली थी। गुल चैन से मुझको जीने नहीं दे, पंगे ले मुझसे घड़ी घड़ी। अचानक फजा में रूमी चची का बेसाख्ता कहका गूंजा। वो जो काफी देर से अपनी उमड़ने वाली हंसी रोक रही थी, जब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो बेसाख्ता हंस पड़ी। ओ मेरे स्वीट किड्स, आप लोग अपनी गोलाबारी बंद करो और फौरन से यहाँ से निकलो, नहीं तो आप दोनों अपने जान से प्यारे भाई की शादी मिस कर दोगे, और आप दोनों के साथ साथ मैं भी। अरे रूमी, इस राफे की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं, चलो निकलते हैं। ओह हेलो, मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं, क्योंकि तुमने अपनी चुड़ैल जैसी शक्ल को इंसानों वाली हालत में लाने के लिए इतना वक्त जो ले लिया। वो दोनों फिर से शुरू हो गए। रूमी चची ने अपना सर पकड़ लिया कि ये दोनों नहीं सुधरने वाले। अब अगर तुम दोनों ने अपनी ये बहस बंद नहीं की तो मैंने शारेज को कॉल कर लेनी है। और बेटा साहिल, तुम तो अपनी खैर मनाना, क्योंकि आज अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वहाँ पर तुम्हारे वो पुलिस ऑफिसर भाई भी मौजूद होंगे, जिससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। शारेज की धमकी देने पर वो दोनों फौरन तीर की तरह सीधे होते दरवाजे की तरफ भागे।